दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मुनाफा युक्त व्यवस्था और जिम्मेदारी मुक्त सरकार, भारत की यही दो पटरियां हैं जो आपस में तालमेल बैठाए रहती है और इस देश की जनता समझ नहीं पाती है कि दरअसल वह मुनाफे को देखे या जिम्मेदारी मुक्त सरकार को देखे, क्योंकि सरकार हर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ती चली जा रही है, लगातार झाड़ रही है और बार बार वह उस सिस्टम का हवाला देती है जिस सिस्टम की पहली और आखिरी जरूरत मुनाफा है। सरकार जिम्मेदारियों से जब मुक्ति की दिशा में बढ़ती है तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर आता है और जब प्राइवेट सेक्टर आता है तो इसके ठीक समानांतर उसे मुनाफा चाहिए, वह जनता से मुक्त हो जाती है। यानी प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी इस देश की जनता को संभालने की नहीं है, सरकार की जिम्मेदारी इस देश की जनता को देखने की है। लेकिन जब सरकार ने ही सब कुछ प्राइवेट हाथों में देना शुरू कर दिया तो फिर सिर्फ एक शब्द इस सिस्टम और इस सरकार के भीतर रेंगेगा, वह होगा प्रॉफिट का। इस देश के भीतर में चाहे दवाइयां खूब बनती हो, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर उसका एक्सपोर्ट खूब होता हो, लेकिन भारत के भीतर वो दवाई यहां की जनता को नहीं मिलेगी, क्योंकि वह पूरा का पूरा हिस्सा उस प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है जिसे मुनाफा चाहिए। उसकी एवज में वो सरकार को भी कुछ दे देगी। इन परिस्थितियों के तालमेल पर आज चलने की कोशिश कीजिए और थोड़ी देर के लिए इस देश के संविधान को भी आप भूल जाइएगा, क्योंकि संविधान ने तो आपको बहुत सारे अधिकार दिए हैं। जिंदगी जीने का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, पर्यावरण से बचने का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, पता नहीं क्या क्या एक अधिकारों की पूरी फहरिस्त है। लेकिन जैसे ही जिम्मेदारी मुक्त सरकार का जिक्र होगा और आपसे कोई सवाल कर दे इस देश में नौकरी कौन देता है, तो आपको जानकर हैरत होगी कि 100 में से 85 नौकरी प्राइवेट सेक्टर के पास है, 15 नौकरी सरकार के पास है। इस देश के भीतर में हेल्थ सिस्टम कौन संभाले हुए है, तो इस देश के भीतर में लगभग 72% हेल्थ सिस्टम का ढांचा प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है और बाकी बचा हुआ सरकार के हाथ में है। यानी सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, सरकार इस देश में शिक्षा भी नहीं दे सकती है, क्योंकि एजुकेशन में जैसे ही आप हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ेंगे वैसे ही सरकार पल्ला झाड़ चुकी होती है और प्राइवेट सेक्टर हावी हो चुका होता है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी तो बहुत साफ तौर पर कह रही है कि जिनके पास पैसा होगा वही इस एजुकेशन के अनुकूल होंगे, क्योंकि वहां कॉम्पिटिटिवनेस है, वहां पर प्रतिस्पर्धा है। दुनिया के बाजार में भारत की शिक्षा को भी टिकना है तो पैसा तो देना पड़ेगा। और जनता की स्थिति बड़ी नाजुक हो चली है। जनता के पास तो एम्बुलेंस तक को देने का पैसा नहीं और सरकार भी एम्बुलेंस तक से पल्ला झाड़ चुकी है। सरकार हर चीज से कैसे पल्ला झाड़ चुकी है, उसमें अगर आप एक फहरिस्त देखें, नौकरी सरकार दे नहीं सकती है, प्राइवेट सेक्टर देता है। एजुकेशन प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, हेल्थ सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, इंश्योरेंस भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। जैसे ही हम इंश्योरेंस शब्द कहते हैं वैसे ही आपको आयुष्मान भारत याद आना चाहिए। इस देश के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के तहत हेल्थ का लाभ मिलना चाहिए था, उनके बीमे की रकम के जरिए इलाज होना चाहिए था, लेकिन इस दौर में सन्नाटा है, किसी को कोई लाभ नहीं। उसके बाद आइए पूरी परिवहन व्यवस्था, इस देश के भीतर में प्राइवेट गाड़ियां ही चलती हैं। उसके बाद आइए रेलगाड़ी को प्राइवेट करने की दिशा में सरकार कदम बढ़ा चुकी है। देश के तमाम बंदरगाह प्राइवेट हाथों में सौंपे जा चुके हैं। इस देश के हवाई अड्डे तक प्राइवेट सेक्टर में दिया जा चुके हैं। और प्राइवेट सेक्टर का क्या मतलब होता है, एक क्षण के लिए आज ही की घटना से समझिए कि हवाई अड्डे जो इस देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट सेक्टर अडानी ने लिए 6 हवाई अड्डे, उसमें से मैंगलोर, तिरुवनंतपुरम, जयपुर, अहमदाबाद और गुवाहाटी है, उसमें एक लखनऊ भी है। और कल ही इस बात की जानकारी आई कि वहां पर जो इंटरनेशनल फ्लाइट उतरेगी और जो प्राइवेट जेट्स वगैरह हैं उसको जो कहते हैं टर्न राउंड चार्ज, वह चार्ज 10 गुना बढ़ाया जा रहा है। यह एक प्रैक्टिस की जा रही है कि आने वाले वक्त में डोमेस्टिक फ्लाइट से भी कैसे ज्यादा वसूली की जा चुकी होगी। तो सरकार जिम्मेदारी मुक्त होकर व्यवस्था को मुनाफा युक्त बनाने की दिशा में जब बढ़ती है तो सारी चीजें उस मुनाफे प्रॉफिट मार्केट को संभाले हुए प्राइवेट सेक्टर के हाथों में आ जाती है। अब इसके आगे का सवाल है कि जब जिम्मेदारी मुक्त होने का शब्द हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो एक शब्द और यहां पर इस्तेमाल कर लीजिए। जो मिड डे मील दिया जाता है इस देश के भीतर में, बच्चों को जो मुफ्त खाने की व्यवस्था कराई जाती है,
उसका भी पूरा का पूरा टेंडर और जो बिड लगती है वह भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। सरकार सिर्फ पैसा देती है प्रति छात्र 4 रुपए 2 रुपए केंद्र दे देता है, 2 रुपया राज्य दे देता है, 4 रुपए में भोजन मिल जाता है। यह एक स्थिति इस देश के भीतर की है। हालांकि उसको अगर प्रतिदिन के हिसाब से तब्दील करना शुरू कीजिएगा तो चंद पैसों का यह भोजन होता है, लेकिन इस देश के भीतर में तकरीबन 12 करोड़ बच्चों को मिड डे मील की व्यवस्था करानी है। तो इनको जब जोड़ दीजिएगा तो यह करोड़ों रुपए का खेल है, लेकिन यह भी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। इसकी जिम्मेदारी भी सरकार नहीं लेती है, सिवाय इसके कि बजट में 10 साढ़े 10 हजार करोड़ का वह एक रकम निर्धारित कर देती है। भोजन किस रूप में कैसे मिल रहा है, कौन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। और जब से पिछले साल अप्रैल के महीने से आज की मई तारीख के बीच में इस देश के भीतर में जो मिड डे मील की रकम थी वह बजट के जरिए निर्धारित थी, लेकिन मिड डे मील इस देश के भीतर में सिर्फ 7% बच्चों को मिला है। 7%, 93% चीजें बंद रही है। कोई जिम्मेदारी नहीं, प्राइवेट हाथों में है सब कुछ। अब यहां से अगला पड़ाव पर आइए। जैसे ही हम इस बात का जिक्र करते हैं, इस देश में जिम्मेदारी मुक्त और प्रॉफिट की स्थिति, इन सब के बीच शुरुआत हमको लगता है कि आज हम सेंट्रल विस्टा से करते हैं, क्योंकि आज हाईकोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा बनेगा, यानी अगले महीने से प्रधानमंत्री का निवास भी नया बनना शुरू हो जाएगा। सेंट्रल विस्टा के बारे में अर्बन मिनिस्टर पहली बार उन्होंने जानकारी दी कि यह बहुत बड़ा नहीं है, यह सिर्फ 13,000 करोड़ का है। कहां 20,000 22,000 करोड़ आप लोग कह रहे हैं, सिर्फ ये 13,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। और भारत के पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि जो वैक्सीन का जिक्र है और महामारी का जिक्र है और अस्पतालों का जिक्र है, इसके लिए तो है। पीएम केयर से कितना पैसा खर्च हो गया। इन सब के बीच यह भी जानकारी दी गई, हमने बजट में भी तो लगभग 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीन के लिए दिए हुए हैं। तो आप घबराइए मत, देश रुकना नहीं चाहिए, देश चलते रहना चाहिए। तो जब अर्बन मिनिस्ट्री और अर्बन मिनिस्टर इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पैसा हमने किस रूप में निर्धारित किया है, तो हमें लगा कि आज मेडिकल का जिक्र वाकई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देश के भीतर में किस स्थिति में हजारों लोगों की मौत कैसे हो गई, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। सब कुछ नंगी आंखों से पूरे देश ने देखा। कहीं पर ऑक्सीजन कम था, कहीं दवाई नहीं थी, कहीं पर इलाज के लिए बेड नहीं था, कहीं पर आईसीयू की परिस्थिति नाजुक होती चली जा रही थी, वहीं पर लोगों की मौत हो गई क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो गया। ऐसी ऐसी परिस्थितियां इस देश ने इस दौर में देखी। लेकिन जब अर्बन मिनिस्टर अपने तौर पर कह रहे हैं, जो पहले ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, ब्यूरोक्रेट हमेशा अपना कैरियर देखता है और ब्यूरोक्रेट जनता से चुना हुआ नहीं होता है। तो पुरी साहब ब्यूरोक्रेट रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे इस देश के विदेश मंत्री भी फिलहाल ब्यूरोक्रेट ही है। तो जनता के बीच जाना नहीं है, उन्हें जो बता देना है वो उसी कैरियर की दृष्टि से चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन इसी वक्त जिस समय यह बताया जा रहा था कि सेंट्रल विस्टा में 13,000 करोड़ रुपया लगेगा और हमारे पास तो खूब पैसा है, उन्होंने कई उदाहरण दिए इसके लिए कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स देश में कहां कहां चल रहे हैं। उन्होंने बताया महाराष्ट्र में ही एमएलए का सचिवालय नहीं बन रहा है क्या, 9,000 करोड़ रुपए उस पर भी तो खर्च हो पा रहे हैं। उसी वक्त मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आई। उसने बताया इस देश के भीतर में लगभग 1,737 प्रोजेक्ट मोदी सरकार ने अभी तक बनाए हैं, लेकिन उन 1,737 प्रोजेक्ट में से जो 150 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट हैं, उनकी संख्या है 470 जो अटक गई है। और कुल मिला के 525 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अटके पड़े हैं। अटके इसलिए हैं क्योंकि बजट नहीं है, अटके इसलिए हैं क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है, यानी इस देश में इंडस्ट्रियल काम भी ठप पड़ा हुआ है तो रॉ मटेरियल नहीं है। अटके इसलिए हैं क्योंकि मजदूर अब शहर में आने को तैयार नहीं हो पा रहे हैं। अटके इसलिए हुए हैं क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। प्रोजेक्ट का ही जिक्र हम कर रहे हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का ही जिक्र कर रहे हैं जो अटके पड़े हुए हैं, और इसकी वजह से तकरीबन 4.38 ट्रिलियन बजट जो है सरकार पर बोझ बढ़ जाएगा, क्योंकि यह प्रोजेक्ट जो अब पूरे होंगे, क्योंकि सरकार ने जो पूरे 1,737 प्रोजेक्ट लिए थे उसके ऊपर लगभग 22 ट्रिलियन रुपया सरकार को देना था। 13 ट्रिलियन दे चुकी थी, यानी लगभग 49% दे चुकी थी। बाकी पैसा देना था, लेकिन अब वो बढ़ गया। नियम से जो पैसा देना था वो 11
ट्रिलियन और देना था, लेकिन अब 26 ट्रिलियन। वो अलग अलग माध्यम से सरकार पैसा कमाती है और सरकार उसको इन्वेस्ट करती है। ये मत सोचिए कि सरकार अपने खजाने से देगी, अलग अलग जरिए प्राइवेट सेक्टर को जोड़ेगी। आप इतना बना दीजिए, जैसे सड़क बना देते हैं तो फिर आप वसूली शुरू कीजिए, वहां पर टोल लगा दीजिए। ये एक पूरी प्रक्रिया है, लेकिन बजट नहीं है सरकार के पास, पैसा नहीं है। इस देश के भीतर रॉ मटेरियल की कमी है, लेबर्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं, कुछ जगहों पर माइनिंग्स के प्रॉब्लम है, कुछ जगह पर पर्यावरण के प्रॉब्लम है। इन सब वजहों से इस देश के भीतर में 525 प्रोजेक्ट लेट चल रहे हैं। लेकिन सेंट्रल विस्टा बनना चाहिए, क्योंकि उसको लेकर जो सरकार जानकारी दे रही है कि दरअसल ये बहुत पुरानी इमारत हो गई है, संसद की इमारत बड़ी पुरानी हो गई है और ये सेस्मिक जोन 4 में आती है। सेस्मिक जोन 4 और भारत के भीतर दिल्ली का पर्यावरण, उसमें भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर में खोद कर एक नया स्ट्रक्चर जब खड़ा करना चाहते हैं तो इसका मतलब है आप जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं। दिल्ली और कितना पर्यावरण से घिरेगी, प्रदूषण से घिरती चली जाएगी, इस दिशा में ध्यान नहीं। बजट का पैसा जो होता है, लिमिटेड टैक्स पेयर का पैसा है, वो आपके घर का पैसा नहीं है, लेकिन आप उसको कैसे कहां लगाएंगे, यह एक पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा जो हम आपको बताने वाले हैं, यह बेहद खतरनाक परिस्थिति है। ये इसलिए है क्योंकि इस देश के भीतर में बड़ी तादाद में लोगों की मौत दवाई ना मिलने से होती है, वैक्सीन ना मिलने से होती है। थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए हम कोविड का जिक्र कर रहे हैं। इस देश के भीतर जितनी भी बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों की फेहरिस्त जब निकालना शुरू कीजिएगा, किसकी मौत किनसे हो गई और उससे जुड़ी हुई दवाई भारत के बाजार में नहीं थी, वह एक्सपोर्ट कर दी गई। दुनिया के लिए भारत दवाई का कैपिटल इसलिए है क्योंकि दुनिया के बाजार में हर 3 दवाई में से 2 दवाई भारत के जरिए एक्सपोर्ट की गई होती है। तब आप सोचिए भारत का बाजार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में मेडिसिन और वैक्सीनेशन को लेकर कितना बड़ा होगा। लेकिन भारत ही वो देश है जहां पर सबसे ज्यादा मौतें इलाज ना मिल पाने की वजह से होती है। भारत ही वो देश है जहां पर मेडिसिन ना मिल पाने की वजह से मौतें होती हैं। और आज हम आपको जरा सा महामारी से पहले यानी 2020 के मार्च से पहले की परिस्थिति में ले चलना चाहते हैं। इस दौर की परिस्थिति भी आपको बताएंगे, लेकिन जरा समझना शुरू कीजिए। भारत ने बड़ी तेजी से प्रोग्रेस की है। भारत का डेवलपमेंट मेडिसिन के क्षेत्र में गजब का है। जब मनमोहन सिंह 2004 में इस देश में सत्ता में आए थे, यानी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जा रही थी, उस समय भारत 307 करोड़ रुपए की मेडिसिन को एक्सपोर्ट किया करता था। जब पहला इलेक्शन तक पहुंचे तो मनमोहन सिंह के दौर में यह डबल हो गया, 758 करोड़ हो गया। मनमोहन सिंह जब जा रहे थे 2014-15 में, भारत 3525 करोड़ की मेडिसिन को एक्सपोर्ट कर रहा था। और आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो यह 6000 करोड़ पार कर चुका है। तो भारत की मेडिसिन का एक्सपोर्ट जो है इस लहजे में है। और इसके साथ साथ वैक्सीन भी भारत जो दुनिया को देता है वह भी कमाल का है। वह वैक्सीन हर तरह की वैक्सीन है, जो पोलियो से जुड़ी हुई है, जो सिंगल वैक्सीन दी जाती है अलग अलग बीमारियों को लेकर, या फिर जो हेपेटाइटिस है, जो टीबी है, जो कॉलरा है, जो टाइफाइड है, जो टेटनस है, जो एंटी रेबीज है, जो डीपीटी ट्रिपल एंटी, जो वोपिंग कफ है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस जिसमें गोरखपुर में बड़ी तादाद में बच्चे मर गए क्योंकि दवाई नहीं थी, उससे जुड़ा हुआ भी दवाई और वैक्सीन जो है भारत उसको भी दुनिया के बाजार में एक्सपोर्ट करता है। उसकी वजह प्रॉफिट वाला सिस्टम, यानी मुनाफा युक्त व्यवस्था। भारत के बाजार में जब हमने एवरेज निकाला कि भारत के बाजार में जब किसी कंपनी के भीतर कोई मेडिसिन और वैक्सीन बनती है और वो भारत के बाजार में ही बिकती है, तो उससे जितना प्रॉफिट होता है उससे लगभग 1000 गुना ज्यादा प्रॉफिट एक्सपोर्ट करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उसको मिल जाता है। कंपनी को भारत के भीतर बेचने में लगभग 100% दवाई में प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, लेकिन बाहर बेचेगी तो 1000 गुना फायदा हो जाएगा। और इंटरनेशनली मार्केट में हर देश बड़ा कम टैक्स लगाता है। मेडिसिन को लेकर, वैक्सीन को लेकर बहुत कम टैक्स लगाए जाते हैं। इसीलिए जब हमने परखना शुरू किया कि जिन बीमारियों से भारत के भीतर मौत हो जाती है, उस बीमारी से जुड़ी हुई कितनी दवाइयां बाहर, जो मिक्स्ड वैक्सीन आई वो लगभग 1570 करोड़ की एक्सपोर्ट कर दी गई। ये हम सन 2020-21 का जिक्र आपसे कर रहे हैं, इसी साल का जिक्र कर रहे हैं जो वैक्सीन बाहर गई है। मिक्स्ड वैक्सीन फॉर एमएमआर 1026 करोड़ की, पोलियो की वैक्सीन 561 करोड़ की,
सिंगल वैक्सीन जो अदर सिंगल वैक्सीन होती है 720 करोड़ की, हेपेटाइटिस की लगभग 118 करोड़ की, टीबी की 116 करोड़ की, डिप्थेरिया और टेटनस की लगभग 107 करोड़ की, एंटी रेबिस 78 करोड़ की, टेटनस की 60 करोड़ की, डीबीटी ट्रिपल एंटीजन 42 करोड़ की। हम इन बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसी दौर में भारत के भीतर जो मौत होती है वो मौत कितनी भयावह होती है उसका डाटा यूनिसेफ की रिपोर्ट में निकल कर आया 2019 के। 2019 में भारत ने लगभग 5000 करोड़ की मेडिसिन एक्सपोर्ट की। उसी दौर में भारत की तरफ से जो वैक्सीन का एक्सपोर्ट हुआ वह भी अलग से लगभग इतने ही 5000 करोड़ के लगभग वैक्सीन का भी एक्सपोर्ट हुआ। लेकिन यूनिसेफ की 2019 की रिपोर्ट बतलाती है, ये सिर्फ रिपोर्ट जो हम आपको बता रहे हैं वह इस दौर की रिपोर्ट है जिस वक्त भारत के भीतर मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता चला जा रहा था और कोविड की परिस्थितियों के साथ मौत का आंकड़ा जुड़ते चला गया। इसका जो डाटा निकल कर आया सन 2020 का, इस देश के भीतर में 99,36,029 मौत हुई, टोटल मौत। यह डाटा यूनिसेफ का है। उसने बताया यानी डेली मौत जो भारत में हो रही थी वो 27,525 लोगों की मौत होती थी। अब इसमें जो एक्सीडेंटल और सुसाइड मौत है उसको थोड़ा सा अलग कर दीजिए। 1,64,774 मौत जो होती थी एक्सीडेंटल थी, सुसाइड थी। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण ये है जो हम आपको बताने वाले हैं। महत्वपूर्ण यह है कि डायरिया से भारत के भीतर में 1,28,361 मौत हो गई। ट्यूबरकुलोसिस से 92,746 मौत हो गई। ARI यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम से 84,584 मौत हुई। डायबिटीज से 56,390 मौत हुई। मलेरिया से 45,755 मौत हुई। यानी जब इस बात को निकालना शुरू किया गया तो पता चला कि भारत के भीतर अगर इन्हें दवाई मिल जाती यानी हमारा हेल्थ सिस्टम मजबूत होता, इन्हें वैक्सीन मिल जाती यानी हमारे पास हेल्थ सिस्टम वाकई ऐसा होता कि यहां पर बनने वाली दवाई इन मरीजों को तक पहुंच जाए, तो यूनिसेफ कहता है कि 5,44,853 लोगों को बचाया जा सकता था। यह स्थिति इसलिए दर्दनाक है क्योंकि 2020 में जब हम आपसे जानकारी दे रहे हैं कि लगभग 99 लाख लोगों की मौत हुई, तो उसमें यह जानकारी जो है यह कोविड से ठीक पहले 30 जनवरी से 3 मई तक की जानकारी है। यानी 30 जनवरी से 3 मई के बीच में जो 5,44,853 लोग मलेरिया से मरे, डायबिटीज से मरे, एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम से मरे, ट्यूबरकुलोसिस से मरे, डायरिया से मिले और कैंसर की भी जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें लगभग 1,37,000 लोगों की मौत हुई। ये सारी मौतें बचाई जा सकती थी। मेडिसिन नहीं थी, दवाई नहीं थी तो मुश्किल आ गई। अब इसके आगे का सवाल यह है कि भारत के भीतर में जब मेडिसिन भारत हब बना हुआ है दुनिया के लिए, तो वो कौन सी स्थिति थी जो इसी पीरियड में भारत में वैक्सीन की कमी हो गई। दुनिया के बाजार में भारत ने लगभग 6 करोड़ वैक्सीन कोविड से जुड़ी हुई दुनिया के अलग अलग देशों में दी, लगभग 6.5 करोड़। ये कोई छुपी बात नहीं है, सरकार की साइट पर है, जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है वो बतलाती है। लेकिन महत्वपूर्ण इसके आगे की परिस्थिति है। भारत जो वैक्सीन सप्लाई दुनिया भर के भीतर करता है उसमें फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन कंपनी जो है वो एपेक्स बॉडी है दरअसल ड्रग एक्सपोर्ट कंपनी की, जो कि भारत की जो कॉमर्स इंडस्ट्रियल मिनिस्ट्री है उसके मातहत सी सारी चीज़ें आती हैं। उसने जानकारी देनी शुरू की, उसका जो डाटा आया सामने, उसने बताया कि 2020-21 में सबसे कम वैक्सीन सप्लाई की गई है सिर्फ 2,515 करोड़ की। इससे पहले साल 2019-20 में 6,363 करोड़ की वैक्सीन सप्लाई की जा रही थी। यहां पर 2-3 सवाल निकल कर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस दौर में कोविड आया, सारी मौतें कोविड से हो रही थी या हम पुरानी मौतों का जब सिलसिला देखते हैं तो वह भी उनके साथ कोविड का वायरस के मिलने के बाद मौत और ज़्यादा बड़ी और तीखी होती चली गई। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस वायरस को लेकर ही इलाज के लिए सारे अस्पताल खुल गए, बाकी इलाज सब लगभग बंद कर दिया गया। उसका डाटा निकल कर आता है कि भारत में हर साल एवरी ईयर
24 लाख लोगों को बचाया जा सकता है। ये जो हमने आपको बताया था 5,44,853 लोग, जो यूनिसेफ की रिपोर्ट कहती है, सिर्फ 30 जनवरी से 3 मई तक की जानकारी थी 2020 की। लेकिन एवरी ईयर का जब एवरेज निकाला गया तो पता चला कि 24 लाख लोगों को बचाया जा सकता है और एवरेज लगभग 1 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है इस देश के भीतर में, यानी 25% लोगों की जान बचाई जा सकती है सिर्फ मेडिसिन हेल्थ सेक्टर को मजबूत करके, वैक्सीनेशन देने की परिस्थिति में लाकर। लेकिन वह पूरी दवाई और पूरा वैक्सीनेशन जो भारत के भीतर में है, वह भारत से ज़्यादा अगर उसको बाहर एक्सपोर्ट कर दीजिएगा तो वहाँ मुनाफा ज़्यादा होगा। इसीलिए जब ये सवाल आता है कि जो कोविशील्ड बना रहे थे वो पूना से उड़कर पहुंच गए लंदन, और वो वहाँ पर एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है और दुनिया भर की कंपनियों का जो जिक्र हो रहा है कि उन्हें मुनाफा चाहिए, यहाँ पर मुनाफा चाहिए, यहाँ बहुत बाद में ऑर्डर दिया गया, ये सारी चीज़ें जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो आखिर में आपके जहन में भारत की फिर दोबारा वही 2 पटरी रेंगनी शुरू हो जाएगी। जिम्मेदारी अपने कंधों पर मत लीजिए, सरकार ने इसको अपना मूल मंत्र बना लिया है। सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाइए, सारी जिम्मेदारी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे दीजिए। प्राइवेट सेक्टर मुनाफा कमाएगा और आपको टैक्स के रूप में, कमीशन के तौर पर और बाकी माध्यमों से आपको देता रहेगा। और ये प्राइवेट सेक्टर जो है ये जनता से टैक्स वसूलेंगे, जनता से कीमत वसूलेंगे, जनता से पैसा वसूलेंगे, उसका हिस्सा आप देते चले जाएंगे और जनता उसको खरीदने कमाने के लिए वो जनता और ज़्यादा मेहनत करेगी। तो एक साइकिल ऐसी बना दी गई कि भारत की जनता के प्रति इस देश की सरकार की जिम्मेदारी बिल्कुल ना रहे। लेकिन जिंदगी जीने के लिए जो जरूरत भरे सामान है, जो न्यूनतम जरूरतों से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको भी जब आप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देंगे तो प्राइवेट सेक्टर उनकी वसूली अपने तौर पर और ज्यादा करते चला जाएगा। यानी ये एक करप्शन का एक ऐसा खाका है जिसके दायरे में ये पूरा देश फंस गया। शायद इसीलिए मौका मेडिसिन बेचने वाले को मिला तो उसने वहां भी कमा लिया, मौका एम्बुलेंस चलाने वाले को मिला और उसके मालिक को मिला, उसने वहां भी कमाई कर ली, मौका अस्पतालों को मिला, वहां भी कमाई हो गई, ऑक्सीजन देने की परिस्थिति में मौका मिला, वहां भी कमाई कर ली। और तो और शमशान घाट के भीतर भी नंबर पहले आ जाए बाद में आ जाए, इसमें भी कमाई होने लगी। यानी भारत के मूल तंत्र में वह प्रॉफिट है जो प्राइवेट सेक्टर के जरिए सरकार ने पल्ला झाड़कर उसे ही सौंप दिया है। इसीलिए जो आप संपत्ति इस देश के भीतर में कॉरपोरेट्स की देखते हैं और दुनिया की रईसों की पायदान में जब ये देखते हैं कि भारत के भी ये कॉरपोरेट सेक्टर, चाहे वो अंबानीज हो, चाहे वो अडानीज हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे XYZ कोई भी हो, जब आप इसे जोड़ते चले जाएंगे और उसके बाद जब भारत की परिस्थिति को परखना शुरू करेंगे तो पता चलेगा कि इस देश की सरकार ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ा। किसी ने बैंक बेचा, किसी ने PSU बेचा, किसी ने अस्पताल के लाइसेंस दे दिया, किसी ने एजुकेशन का लाइसेंस दे दिया, किसी ने बंदरगाह दे दिया कि अब रेलवे देने वाला है। सारी चीजें प्राइवेट हाथों में सौंपकर सरकार जिम्मेदारी से मुक्त है और इस देश का सिस्टम प्रॉफिट से युक्त है। यही है ये देश। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।